Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Gandhian idea on the concept of Ram Rajya. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 1 एसए पर्सपेक्टिव। तो एसए राइटिंग में कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में तो इसका इस्तेमाल हो ही सकता है, स्पेशली इन वर्च्यू एथिक्स। तो मैंने एथिक्स की क्लास में बताया आपको द पर्सनालिटी ऑफ राम, जिसको हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दैट कुड बी वन स्टैंडर्ड टू प्रैक्टिस वर्च्यू एथिक्स। जिनको मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा उनको ये और क्लियर हो जाएगा जब जब हम लोग एथिक्स को क्लास में कवर करेंगे जीएस पेपर 4। तो एक बार के लिए समझते हैं, पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो भगवान राम पे इतने सारे आर्टिकल्स आज आए हैं, उसके पीछे कारण सरल है। करंट कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, आज राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, कंसेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है कि व्हाट गांधी टॉक्ड अबाउट आइडियल स्टेट। व्हेन गांधी टॉक्ड अबाउट आइडियल स्टेट, व्हाई ही यूज्ड द वर्ड राम राज्य। तो महात्मा गांधी ने अपने तमाम राइटिंग्स में जब भी परफेक्ट स्टेट की बात की है, उसको डिनोट करने के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है राम राज्य। इन हिंद स्वराज 1929 ही सेड कि बाय राम राज्य आई डू नॉट मीन हिंदू राज्य या हिंदू राज। बाय राम राज्य आई सिंपली मीन डिवाइन राज, किंगडम ऑफ गॉड। So he said कि look, when I use the word Ram Rajya, that does not mean कि I am trying to convey some communal idea. It's just that I happen to be a Hindu, so my language will have some flavor of Hinduism. But my view of an ideal state is being represented through a word Ram Rajya, but that does not have anything to do with any particular community. It simply means kingdom of God on the earth. In his magazine Young India in the same year, he wrote कि whether Ram of my imagination ever lived or not on this earth, वो important नहीं है। Important is कि ancient idea of Ram Rajya is undoubtedly one true democracy. तो आगे हम देखेंगे कि why राम राज्य इज ट्रू डेमोक्रेसी एज पर महात्मा गांधी, अगले स्लाइड में देखेंगे। बट अभी ही समझ लीजिए, देखिए, ट्रू डेमोक्रेसी डज नॉट मीन ओनली गेटिंग अ गवर्नमेंट इलेक्टेड थ्रू वोटिंग एंड मेजोरिटी वोट के बेसिस पे सरकार को चुनाव करना। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज तो जस्ट इलेक्टोरल या प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। गांधी बिलीव्स कि ट्रू डेमोक्रेसी इज वेयर ईच एंड एवरी सिटीजन, इवन द मीनेस्ट सिटीजन, मतलब सबसे जो पिछड़ा हुआ सिटीजन है, दैट सिटीजन ऑल्सो इज सर्टेन ऑफ गेटिंग स्विफ्ट जस्टिस विदाउट एनी कॉस्टली प्रोसीजर। तो राम राज्य में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज गारंटेड ऑफ जस्टिस इन अ स्विफ्ट मैनर। पोएट वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं, उन्होंने एक कहानी बताई है कि कैसे राम राज्य में इवन अ डॉग गेट्स स्विफ्ट जस्टिस। एक डॉग को मार दिया, उसके ऊपर वुंड कर दिया कुछ एक बेगर ने, तो डॉग ने जाकर के कंप्लेन किया लॉर्ड राम से, और लॉर्ड राम ने उस बेगर को सजा दी। तो राम राज्य में इवन अ डॉग वुड गेट स्विफ्ट जस्टिस। और उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं कि ट्रू राम राज्य इज ट्रू डेमोक्रेसी एंड इन दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, नॉट जस्ट ह्यूमंस बट एवरी लिविंग एंटिटी, इज सर्टेन ऑफ स्विफ्ट जस्टिस। तो मौजूदा जो स्टेट हैं वो आइडियल स्टेट जब बनेंगे, धीरे 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 जब वो आइडियल स्टेट के नजदीक पहुंचेंगे, सो दे कुड बी कॉल्ड एज राम राज्य, किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आज आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज अगेंस्ट एनिमल्स, इसके लेकर के कानून है। तो कानून क्यों है? कहीं ना कहीं स्टेट को बेहतर, आइडियल और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। और ट्रू आइडियल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट इज द वन वेयर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज गारंटेड ऑफ स्विफ्ट जस्टिस
and that could be called as Ram Rajya. So likewise, Gandhiji in 1934 wrote, Ram Rajya of my dream ensures equal rights for everyone, prince or the pauper. He also described it as sovereignty of the people on pure moral authority. राम राज्य में लोगों के पास अधिकार होंगे, लोगों के पास शासन होगा, लेकिन लोग उस अधिकार का, उस शासन का दुरुपयोग सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे. पीपल विल यूज दिस पावर आउट ऑफ देयर प्योर मोरल अथॉरिटी एंड दैट वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी. देखिए, डीजेनरेटेड डेमोक्रेसी या समटाइम्स इट इज ऑल्सो सेड एज कि डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो इसलिए कहा जाता है जब हम लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं, प्रोसीजरल या इलेक्शन के फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं. दैट डेमोक्रेसी समटाइम्स डीजेनरेट्स इनटू मेजोरिटेरियनिज्म. मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स where the majority community dominates minority. It robs minority of their genuine rights and interest. Sometimes this kind of electoral या procedural democracy leads to populism, where vote bank politics is practiced, जिसको आज के डेट में freebies या reverie culture कहते हैं. That is not true democracy. True democracy is sovereignty with the people, of the people, but people use this sovereignty on the basis of pure moral authority. So true Ram Rajya is true democracy, and where people will have power but will use it with morality. So the Gandhiji also associated the concept of Ram Rajya with the idea of ahimsa and non-violence. और यहीं जाकर के गांधी और मार्क्स अलग हो जाएंगे. You see, Gandhi and Marx are similar as far as the end they are looking for. गांधी और मार्क्स दोनों चाहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, यानी कि समाज में कोई ऐसा सरकार की कोई जरूरत ही ना हो. मार्क्स का मानना है कि स्टेट विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट पीपल, जबकि गांधी का मानना है कि स्टेट की जरूरत ही नहीं होगी अगर हर एक इंसान स्वराज अटेन कर ले, यानी कि अपने विकारों पे, मन के छोटी सोच पे, विम्स एंड फैंसीज पे कंट्रोल कर ले. उसको कहा गया है गांधीयन आइडिया में स्वराज, खुद पे कंट्रोल. तो गांधी का मानना है, गांधी जी का मानना है कि अगर हमने स्वराज पा लिया तो हम लोग ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाएंगे, हमें अपने मन के सारी छोटी सोचों पे कंट्रोल आ जाएगा, एंड दैट in that case everyone will be guided by their duty and hence the rights of everyone else will be automatically guaranteed. समाज में सब अपना अपना ड्यूटी ईमानदारी से करने लगेंगे तो सबका अधिकार अपने आप पूरा हो जाएगा. And in that case you need not any government to force other to do their duty, and in that case there is no need of state, so there will be stateless society. जबकि मार्क्स का मानना है कि as long as state is there it will act as an agent for the powerful class to exploit the weak class. तो बोथ आर लुकिंग फॉर स्टेटलेस सोसाइटी, लेकिन गांधी इज लुकिंग फॉर स्टेटलेस सोसाइटी थ्रू इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, while Marx is looking for stateless society after revolution. And that is why Gandhi criticizes socialists. He says that the kind of socialism Marxist and his followers talk about, it is coming via violence, and that is not true socialism. And Gandhi argued in favor of Ram Rajya. Ram Rajya would be where there would be no need of any government, and that would not be achieved through revolutionary or violent means but through internal transformations. That is Swaraj, internal transformation. Swaraj matlab self control as per Gandhi, control over whims and fancies. यूपीएससी ने 2020 में ये प्रश्न पूछा था कि गांधी और मार्क्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है. आगे वो प्रॉब्लम्स में ये भी पूछ सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. तो दे आर लुकिंग फॉर सिमिलर एंड बट देयर मीन्स आर क्वाइट डिफरेंट. मार्क्सिस्ट मीन्स आर वायलेंस while गांधीयन मीन्स आर नॉन वायलेंस. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पेंटिंग ऑफ लॉर्ड राम in Indian Constitution. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, जब भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया तो यूनानिमस तरीके से, यानी कि सर्वसहमति से एक फैसला लिया गया कि संविधान को डेकोरेट किया जाए.
थ्रू डिफरेंट पेंटिंग्स, डिफरेंट आर्ट वर्क। और फिर ये काम दिया गया आर्टिस्ट नंदलाल बोस जी को, who belonged to शांति निकेतन। और नंदलाल बोस जी along with his supporters, along with his fellow artists, he took the role of uh, decorating constitution through different kinds of artwork and paintings of saints, gurus, rulers, etc. तो हमारे संविधान की अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इस तरीके की आर्ट वर्क बनाई गई है। उसमें आपको जानना चाहिए कि संविधान का जो पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के ऊपर इलस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण बनाया गया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक दो लोगों ने मिलकर के इसको फोर्सफुली इंसर्ट कराया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि राम इज ट्रू गार्जियन ऑफ पीपल्स राइट, लोगों के अधिकार को अगर हमें इंश्योर कराना है तो राम की आइडियोलॉजी को हमें मानना होगा। देखिए, ये सब चीजें मैं कवर कर रहा हूं नॉट बिकॉज any vested interest or any idea. I know some people may come and start commenting you are talking only about Ram, but आज तो एक तो दिन ऐसा है, दूसरा मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द आइडिया ऑफ राम इज नॉट एसोसिएटेड टू जस्ट a रिलीजन, बट आइडिया ऑफ राम इटसेल्फ इज आइडिया ऑफ राइटियसनेस या वर्च्यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर धर्म से इसको जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन ये जो आइडिया अपने आप में है, ये बात करता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन से इसको जोड़ करके देखा जाता है, बट द आइडिया इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्च्यू, गुडनेस। इसको अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, बट अल्टीमेटली इट मीन्स वर्च्यू एंड गुडनेस ओनली। So let us see what constitutional makers believed कि how the ideals of Ram are in sync with fundamental right. फंडामेंटल राइट से ऊपर लॉर्ड राम, सीता और लक्ष्मण का बनाया गया ऐसा आर्ट वर्क। तो क्यों फंडामेंटल राइट से जोड़ करके देखा गया है लॉर्ड राम के आइडियाज को, वो जरा देखते हैं। तो देखिए, इक्वालिटी, राम बिलीव्ड इन इक्वालिटी। हाउ कुड वी कंक्लूड दैट? तो इसको दो कहानियों से सब्सटैंशिएट किया जा सकता है। एक बात आपको पता है कि राम बिफ्रेंडेड निषाद राज, हु वाज कंसिडर्ड फ्रॉम अ लोअर कास्ट। तो निषाद राज से दोस्ती की, यही बताता है कि राम डिड नॉट बिलीव इन एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी। So Article 14, Article 17 especially, untouchability, abolition and all, and overall right to equality 14 to 18, that could be derived from Ram's personality. Another story is Ram graciously accepted semi-eaten plums offered by Mata Sabri, who was also a tribeswoman, मतलब so-called lower caste. But Ram ate, वो माता सबरी ने जूठे कर करके बेर खिलाए, वो बेर को टेस्ट कर करके कि बेर जो मीठे होंगे वही राम को खिलाएगी, आउट ऑफ हर प्योर लव। लेकिन उस चक्कर में वो भूल गई कि वो जूठे बेर खिला रही हैं, और राम वेरी ग्रेसियसली एट दो सेमी ईटन प्लम्स ऑफर्ड बाय सबरी। सिमिलरली आर्टिकल 21 आपको पता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब देखिए, उस टाइम में तो कोई कानून, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो उस टाइम में आर्टिकल 21 कैसा रहा होगा कि किसी भी इंसान को उसके राइट टू लाइफ से डिनाई ना किया जाए एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल धर्म। तो जो इंसान धर्म के खिलाफ जाए, बस उसी के खिलाफ शस्त्र उठाना है, किसी इनोसेंट इंसान के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाना है। तो राम किल्ड ओपोनेंट्स लाइक रावण और तारकासुर, but even after killing them in battle, Ram ensured that their funerals were done with full honor. So that ensures कि he would take life only as per procedure established by law. धर्म कहता है कि जो लोग धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, बस उनको मारना जरूरी है धर्म की रक्षा के लिए। दिस इज हाउ यू हैव टू लिख। देखिए, जो अखबारों में आर्टिकल्स आया, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसे में आप इस्तेमाल करें। सो इन दो आइडिया ऑफ आर्टिकल 21 कुड बी लिंक्ड विद द आइडियोलॉजीज ऑफ राम, कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ जाएं, बस उन्हीं के खिलाफ आपको शस्त्र उठाना है।
Even during battles, he would provide shelter to the messengers and followers of the enemy state and assured full protection to them. So, right to life could be accorded or associated with such ideas. Overall, the idea of rule of law would be seen in Ram's uh, uh, predilections or activities. You see, Ram would never breach the prevailing systems and customs. He was bound by Raj Dharma. He himself was king, but he never broke the law. He was very powerful, popular, yet he never violated the prescribed rules. That is manifestation of rule of law. All such ideas inspired or motivated the constitution makers to put the artwork associated with Ram before the concept of fundamental right mentioned in the constitution. The next topic is about statehood day of Meghalaya, Manipur and Tripura. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए 21 जनवरी 2000 जो 21 जनवरी का दिन है, यानी कि कल का दिन, दैट मार्क्स 52nd डे ऑफ स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. तो इसको 52nd डे है स्टेटहुड ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. यहाँ पे 2024 होना चाहिए, मुझे गलती से 2022 लिखा गया, मैं इसको चेंज कर दूंगा. यहाँ से हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स बने हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग स्टेट्स बने हैं वो कब बने हैं और कैसे बने हैं. आप देखिए ज़्यादातर स्टेट जो हैं वो आसाम से ही अलग होकर के बने हैं. सबसे पहले इन तीनों स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में, जो 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे एक साथ मनाते हैं. Meghalaya, it was part of Assam, attained full statehood under Northeastern Region Reorganization Act of 1971. Same is for Manipur and Tripura. They were former princely states. They joined India in October 1949 as Union Territory. They got full statehood on 21st January 1972 under Northeastern Reorganization Act of 1971. तो Northeastern Reorganization Act of 1971 के अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर स्टेट बने. नागालैंड was also part of Assam, got statehood on December 1, 1963. जिसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट मंथ मैंने कराया था 1 दिसंबर को, उसके बाद वो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया नागालैंड के अंदर. अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इट वाज पार्ट ऑफ असम टिल 1972. इट वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी in 1972 and got statehood on 20th February 1987. तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अगर बात की जाए तो ये असम का हिस्सा रहे 1972 तक. यूनियन टेरिटरी बनाए गए 1972 के बाद और स्टेटहुड मिला इनको 1987 में. वहीं सिक्किम की कहानी बिल्कुल अलग है. सिक्किम was independent till 1975. It was independent princely state under चोग्याल डायनेस्टी 1975 तक. फिर 30 वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन चोग्याल डायनेस्टी के रूलर जो हैं वो पूरी तरीके से सिक्किम को भारत के साथ नहीं मिलाना देना चाहते थे. येट अंडर पीपल प्रोटेस्ट सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. एक रिलक्टेंटली वहाँ के किंग ने अग्रीमेंट साइन किया, बट सीकिंग ए लॉट ऑफ कंसेशन, स्पेशल स्टेटस फॉर सिक्किम. एंड दैट इज हाउ 35th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1975 में, दैट मेड सिक्किम एन एसोसिएट स्टेट. एसोसिएट स्टेट का मतलब है कि द किंगडम ऑफ सिक्किम रिटेन्ड मैनी पावर्स विद देमसेल्फ, बट पीपल कंटिन्यूड टू प्रोटेस्ट बिकॉज दे वांटेड सिक्किम टू बी फुल फ्लेजेड पार्ट ऑफ इंडिया. And that is why under public protest the kingdom had to, and the royal family had to give up the complete power, and then successively 36th amendment was brought that provided full statehood to Sikkim. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. Next article is about Davos meeting 2024. This topic is important from our syllabus GS paper 3 economy and environment point of view. तो देखिए इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है. 17 जनवरी को मैंने कराया था.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है जहाँ पे दुनिया के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं इन डावोस स्विट्जरलैंड एंड दे डिस्कस important emerging challenges फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी इन कलेक्टिव मैनर और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस साल का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट कराया गया फ्रॉम 15 जनवरी टू 19 जनवरी। 5 की टेकअवेज फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, इसको हम लोग डावोस मीटिंग भी कहते हैं बिकॉज इट इज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड डावोस। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एवरी एक्सपर्ट एक्सेप्टेड कि यस एआई हैज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज एंड देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ एआई बिकॉज ऑफ फियर ऑफ जॉब लॉसेस, रिस्क ऑफ इम्पर्सनेशन जिसको हम लोग डीप फेक मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ये सब। लेकिन सॉम अल्टमैन, सीईओ ऑफ ओपन एआई, हाल फिलहाल में काफी न्यूज में भी रहे थे क्योंकि उनको फायर किया गया फिर रिहायर कर लिया गया। सैम अल्टमैन ने 2-3 महीने पहले बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये बात रेज की थी कि एआई का जो रिस्क है वो काफी हाई है। बट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग पे इन्होंने बिल्कुल अपोजिट आइडियाज बोले। ही सेड कि द पॉजिटिव्स ऑफ एआई आउटवेज द नेगेटिव and human intelligence does not face any major threat from artificial intelligence because human intelligence is real intelligence. This was idea was given by Sam Altman, CEO of OpenAI, जिसने चैट जीपीटी वगैरह बनाया है। But till few months ago, he was raising warnings of the risk of extinction from AI. AI could possibly lead to extinction of human intelligence. But now in this World Economic Forum meeting, he has suggested completely opposite idea. तो सोच के कहा होगा। वॉर एंड अनसर्टेनिटी पे बात हुई in World Economic Forum ki how the fragile geopolitical situation, war in Middle East, Europe is leading to threat for global economy. There was talk about no further roadmap or plan is there still in order to stop Israel Gaza violence. एक डेटा याद रखिए, as per a report presented in World Economic Forum, जितने घर वगैरह टूटे हैं उनको रिबिल्ड करने के लिए इन गाजा a fund of about $15 billion would be required, which is quite high. Climate change पे भी फिर वही बात जो तमाम इमिशन गैप रिपोर्ट या अडेप्टेशन रिपोर्ट में बात हुई थी ऑफ यूएनएपी कि नॉट इनफ इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर बात हुई चाइना की इकोनॉमी पे कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। It is still not able to recover from the impact of pandemic and it is facing the challenge because of US attempt to isolate it from global economy. Then there was talk about India and in World Economic Forum report, overall a report was published by McKinsey, which is an important investment and financing company. उसे रिपोर्टिंग करती है इन सारे आइडियाज पे। तो मैकेंजी सेज कि इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग रैपिडली एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये लगभग दुनिया के हर एक फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। When it comes to technology, talent, healthcare and other areas, its future in 2024 and beyond is worth paying attention to. This is what McKinsey says. उसके अलावा इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया था वो आपको मैं पहले ऑलरेडी करा चुका हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन पे इंडिया स्टार्टेड एन अलायंस जिसका नाम है ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, जहाँ मैंने आपको बताया लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि द फोकस विल बी नॉट ऑन विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट बट विमेन लेड डेवलपमेंट। उसके अलावा एक और आइडिया रखा गया है इस ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी में कि इफ विमेन हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट अभी किया गया then that will lead to boost to global economy by $1 trillion annually by 2040। ये सब डेटा आप इस्तेमाल कीजिए आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में, कि विमेन हेल्थ पे अगर फोकस किया गया तो इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये रिपोर्ट रखा गया एंड दैट इज़ हाउ यू विल फेच मार्क्स। 63rd बोडो साहित्य सभा, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, जीएस पेपर 5 असम इशू से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो बोडो साहित्य सभा
was formed on 16th November 1952 at Basugao in Kokrajhar. Objective was to develop and promote Bodo language and literature. The first president, Joy Bhadra Hakzer. So, first General Secretary, Sonaram Thausen, and headquarter in Kokrajhar. The formation of Bodo Sahitya Sabha was mainly as a result of outcome of mobilization of Bodo youth undertaken by Bodo intellectuals like Modaram Brahma and Gaurikant Brahma. Both were residents of धुबरी. उसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिए बोडो साहित्य सभा से रिलेटेड कि बोडो साहित्य सभा वाज एन आउटकम ऑफ एन इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन बंगाल. बंगाल में बनाया गया बोडो लिटरेरी क्लब. बाद में बंगाल में ये जो देयर वाज इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन बंगाल एंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ बोडो लिटरेरी क्लब एट धुबरी इन 1950 एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ बोडो साहित्य सभा. ठीक है, बंगाल में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई, धुबरी में बोडो लिटरेरी क्लब खोला गया 1952 में, और 2 साल बाद 1950 में बोडो लिटरेरी क्लब खोला गया, बोडो साहित्य सभा की शुरुआत कर दी गई. तो बोडो साहित्य सभा की बात चल रही है, तो लेट अस टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर बोडो लैंग्वेज. इन एंशिएंट टाइम देवधाई स्क्रिप्ट वाज यूज्ड, क्लेम्ड बाय कलागुरु विष्णु प्रसाद रभा. नाउ एसएमएस स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट बोडो लैंग्वेज. करंट न्यूज यही है कि 63rd बोडो साहित्य सभा वाज रिसेंटली कंक्लूडेड एट गांधी मैदान इन बोको, एंड बोडो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरोत नार्जरी प्रिसाइडेड ओवर द ओपन सेशन हेल्ड हियर. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नगरा स्टाइल से रिलेटेड, पहला स्टेटमेंट जो है वो द्रविड़ा स्टाइल का है, बाउंड्री एंड गेटवे. एंड गर्भगृह के ऊपर टॉलेस्ट टावर होता है, दिस इज ट्रू फॉर नगरा स्टाइल. और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन 2 और 3 सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.